हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और ये हमारा ऑनलाइन जीके ट्यूब चैनल है। इससे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया भूगोल के लिए। ज्योग्राफी शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया। भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को भी जाना जाता है। अगर ऑप्शंस में हिकेटियस है तो आप दोस्तों हिकेटियस को ही लगाना, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक जस पेरियोडिस में सर्वप्रथम भूगोल का वर्णन किया। जस पेरियोडिस इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज जो थे वो व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, लेकिन इन ऑप्शंस में इरेटोस्थनीज थे, इसलिए हमने इसको चूज किया। ये आपका राइट आंसर था। ऑप्शन बी जो आपका हेरोडोट्स लिखा है ये इतिहास के जनक हैं, इनको भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है इसकी हेरोडोट्स, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन सी हिप्पार्कस, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों इसका मैंने पहले ही बता दिया है, जो ज्योग्राफी का शब्द था इसको सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं कार्ल रिटर, ऑप्शन बी आपका जीन ब्रून्स है, ऑप्शन सी हम्बोल्ट है, ऑप्शन डी हिप्पार्कस है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका कार्ल रिटर, पहला ऑप्शन सही है। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पहला विद्वान किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया? इसके ऑप्शन जो हैं, पहला ऑप्शन हेटनर, ऑप्शन बी जो आपका जीन ब्रून्स है, ऑप्शन सी एच बैरोज, ऑप्शन डी एरेटोस्थनीज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एच बैरोज ने सर्वप्रथम भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपका जो है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, पैसल, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी पेंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता था वो आपके महान भूगोलकारी पेसल थे। ये आपके पेसल जो हैं भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? दोस्तों आपको पता है कि कई विद्वानों ने कई तरह की परिभाषाएं दी है भूगोल की। तो भूगोल की एक परिभाषा ये भी है कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इसको किसने कहा? इसके ऑप्शंस दिए हैं, वॉरेनियस, ऑप्शन बी टेलर ऑफ का दिया है, ऑप्शन सी कांट दिया है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन वॉरेनियस ने इस परिभाषा को दिया। भूगोल से संबंधित परिभाषा है ये कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सातवां क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? इसके ऑप्शन हैं दोस्तों, कॉपरनिकस, ऑप्शन बी कैपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सन 1600 ईस्वी में सौरमंडल की खोज की और सौरमंडल के संबंध में इन्होंने जानकारी प्रस्तुत की। तो सौरमंडल के खोजकर्ता के रूप में और उसके संबंधित जानकारी सर्वप्रथम जानकारी देने का श्रेय कॉपरनिकस को जाता है। गैलीलियो ये भी काफ़ी महान विद्वान थे, इन्होंने दूरबीन की खोज की। कैप्लर ने ग्रहों संबंधित नियम दिए, जो 3 नियम हैं वो कैप्लर ने दिए, तो इनको भी ध्यान रखिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन से ग्रह, उपग्रह, ऑप्शन सी पुच्छल तारा, ऑप्शन डी ये सभी। सो दोस्तों, सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य के चारों तरफ जो आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन पिंडों को ग्रह कहते हैं। वो पिंड ग्रह हैं, और ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ये है आपका वो सही हो जाएगा। पुच्छल तारा ये आपकी आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, ये भी एक परिभाषा है। भूगोल जो है आपका भूतल का अध्ययन है। ये दोस्तों गलत लिख गया, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? भूगोल को भूतल का अध्ययन बताने वाला विद्वान कौन था? इसके ऑप्शंस दिए हैं, वॉरेनियस, ऑप्शन बी ट्रेलर, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी कार्ल रिटर। भूगोल भूतल का अध्ययन है, इसको ऑप्शन सी कांट ने कहा। इसको आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। जो आपको पता है कि जो ऑप्शन डी है 8 ग्रह सौर मंडल में पाए जाते हैं। ये 8 ग्रह जो थे ये आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। 2006 के प्राग सम्मेलन में, जो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, जो सबसे बड़ी संस्था है भूगोल से संबंधित, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये संस्था ने प्राग सम्मेलन में ग्रहों से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी। उसमें ये बताया कि कोई ग्रह कहलाने के लायक होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस ग्रह से संबंधित। जो 9वां ग्रह था हमारा यम को उसी समय ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तब से 2006 से हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 बची है। ये 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो जो था यम, वो बौने ग्रह की श्रेणी में है, इसलिए ग्रहों की संख्या में नहीं गिना जाता। इसको आप ध्यान रखिए। इसका जो आंसर था 8 हो जाएगा। चलते हैं आगे। आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी ये सभी। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये बताया था कि जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। दोस्तों, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इसका जो राइट आंसर उपग्रह, जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनमें भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर का, इसमें कहा गया है ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? इसके ऑप्शंस दिए हैं केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम दिए थे वो 3 नियम हैं, वो महान विद्वान केपलर ने दिए थे। केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। केपलर से नहीं बताया था कि जो ग्रह हैं पृथ्वी के समेत अन्य जो 7 ग्रह हैं वो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इससे पहले जो नियम था वो नियम ये बताता था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों तरफ सभी ग्रह और सूर्य समेत सभी तारे जो थे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस मान्यता को खंडित किया केपलर ने, और केपलर ने बताया, ग्रहों की गति के नियम में बताया कि जो पृथ्वी जो सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र जो है वो सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सभी आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ये केपलर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
इसके ऑप्शंस दिए हैं 12 अगस्त, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। आपको पता होगा दोस्तों कि नार्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं, ये इसका उपनाम है। अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है नार्वे को। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जब हम जानते हैं पृथ्वी में जो रेखाएं हैं वो 0 डिग्री पे आपकी विषुवत रेखा, आपका जो 23 से ही 1/2 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा। नार्वे जो आपका पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है, इस जगह पे पड़ता है। ये 66 से 1/2 रेखा जो जाती है आपकी आर्कटिक वृत्त, उससे सटा हुआ एक देश है, यूरोप में पड़ता है। तो जब 21 जून का समय होता है तो आपको पता है कर्क संक्रांति होती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। तो कर्क संक्रांति में कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो लंबवत होता है। तो इस समय जो होती हैं दिन सबसे बड़ा होता है, रातें सबसे छोटी रातें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो इस दिन हमारे यहाँ तो काफ़ी छोटी रातें हो जाती हैं, लेकिन नार्वे में ये रातें मात्र 40 मिनट की रातें होती हैं और बीच रात में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं, अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। और ये घटना 21 जून को होती है। 21 जून को अचानक रात में सूर्य दिखाई देता है और प्रकाश फैल जाता है। ये प्रकाश इतना होता है कि आप इस प्रकाश में कुछ भी पढ़ भी सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। प्रकाश काफ़ी काफ़ी प्रकाश हो जाता है 21 जून को। तो नार्वे को अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। ये 21 जून को ये घटना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की? तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, इसकी खोज कोपरनिकस ने सन 1600 ईस्वी में की थी। ये आपका 1600 ईस्वी में सौरमंडल खोजा गया था। सौरमंडल है क्या चीज़? सौरमंडल सूर्य का परिवार है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी उपग्रह जो सूर्य से संबंधित है सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया है, जो मालिक है, वो आपका सूर्य है। सूर्य एक तारा है। सूर्य की उम्र आपकी 5 बिलियन वर्ष डिसाइड की गई है। 5 बिलियन वर्ष इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा ये डिसाइड की गई है कि सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो 15वां है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा आपका शनि, चौथा सूर्य। जो आपको पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, सबसे प्रमाणित थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी जो सौरमंडल के बनने को दर्शाती है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। इसमें बताया गया कि जो सूर्य था आज के 13 अरब साल पहले, उस सूर्य में एक विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप कई आकाशीय पिंड जो थे वो बने सूर्य से टूटने के बाद, और ये आकाशीय पिंड चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाने लगे जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी थी जो ये जॉर्ज केलेमेंटियर द्वारा दी गई थी। जॉर्ज केलेमेंटियर द्वारा दी गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिए। इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये पता लगा कि सूर्य के फलस्वरूप सभी आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। जो सौरमंडल का जन्मदाता है वो आपका ऑप्शन डी सूर्य को माना जाता है। यही सौरमंडल का जन्मदाता है। इसी के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कोई भी ग्रह अगर सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो उस घटना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शंस हैं पेरिजी, इसके ऑप्शंस हैं अपसौर, उपसौर, अपूजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो अपसौर। अपसौर ऐसी स्थिति है जब कोई ग्रह जो होता है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी के साथ ये घटना होती है जब सूर्य से ये अधिकतम दूरी पर होता है। ये अधिकतम दूरी पे कब होता है दोस्तों? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी का अपसौर लगता है। 4 जुलाई को पृथ्वी का अपसौर लगता है। 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और ये जो आपका उपसौर है, उप का मतलब होता है नज़दीक, उप का अर्थ होता है नज़दीक। जब कोई भी ग्रह सूर्य से नज़दीकतम दूरी पे होता है, न्यूनतम दूरी पे, उस घटना को उपसौर बोलते हैं। ये घटना पृथ्वी के साथ 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के साथ सबसे नज़दीक होती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप और अधिक। आ से आपका अधिक हो जाएगा। अधिक दूरी पे होगा तो आप उसको अपसौर बोलेंगे। कम दूरी पे होगा, उप का मतलब होता है समीप।
समीप होगा तो आप उसको उपसौर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर आपका अपसौर हो जाएगा अधिकतम दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? कोई भी ग्रह है सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होगा, इसके लिए ऑप्शन है उपसौर, अपोजी, अपसौर, पेरिजी। सो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका उपसौर। उप का मतलब होता है समीप, जब कोई भी ग्रह सूर्य से समीप होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं। उपसौर को आप पेरीहीलियन भी बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीहीलियन भी बोलते हैं। और अपसौर आपका अधिक दूरी पे हो जाएगा। पेरिजी ये चंद्रमा के लिए होता है, अपोजी पेरिजी। अपोजी का मतलब होता है अधिक दूरी पर, जब चंद्रमा किसी अपने ग्रह अपना जो ग्रह है पृथ्वी से दूरी पे होता है तो इसको अपोजी बोलते हैं। जब न्यूनतम दूरी पे होता है तो इसको पेरिजी बोलते हैं। लेकिन किसी ग्रह और सूर्य की जब बात होगी तो उसके लिए आप उपसौर और अपसौर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका 18 नंबर का, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 97, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 89। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है आपका 89। 89 जो आपका है 89 वो आपका राइट आंसर है। तारामंडल ताराओं के समूह, कई तारों का समूह होता है, ये आपका 89 है आपके अंतरिक्ष में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों जो ग्रह हैं इन ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से प्राग सम्मेलन के बाद इनकी संख्या 8 है। ये 8 संख्या जो है इनको दो कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में। पहले ग्रह को जो है पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह को आप इनर प्लेनेट भी बोलते हैं, इनर प्लेनेट भी बोलते हैं पार्थिव ग्रह को। और दूसरे ग्रह आपके जो हैं वो बृहस्पतिय ग्रह बोलते हैं उनको, बृहस्पतिय, या आपको आउटर प्लेनेट भी इनको बोलते हैं, इनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। ये इस तरह से कैटेगराइज किया गया था कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों मंगल, एक सेकेंड, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, उस क्षुद्र ग्रह के आगे वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 4 ग्रहों को हम बृहस्पति या आउटर प्लेनेट बोलते हैं। सो इनकी संख्या चाहे पार्थिव ग्रह पूछा जाए या बृहस्पतिय ग्रह पूछा जाए, इनकी संख्या तो 4 ही रहेगी। लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिए कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इस पट्टी में कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं इन ग्रहों के साथ साथ। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं उल्कापिंड, अभिनव तारा, ऑप्शन सी धूमकेतु, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है, ये विस्फोट करता है ब्रह्मांड में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसके ऑप्शन हैं पृथ्वी, शुक्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। सो दोस्तों जो आपका चंद्रमा है ये एक उपग्रह है, पृथ्वी और शुक्र ये आपके ग्रह हैं, और सूर्य जो है एक तारा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 22वां क्वेश्चन है जो वो ये है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसके ऑप्शन हैं 3.8, ये पॉइंट लगा है, 3.8 मिनट, और ये 8.3 मिनट, 7.4 मिनट, 9.3 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 8.3 मिनट्स हो जाएगा। इनको अगर मिनट में देखें तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। इसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 8.3 मिनट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका जो 23वां क्वेश्चन है वो आपका ये है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। प्लूटो का मतलब
यम होता है, ये अब ग्रह नहीं है। जो सबसे दूर ग्रह बसा है वो आपका वरुण है, वरुण सबसे दूरी पर है। सबसे कम दूरी पर आपका ये बुध है, बुध ग्रह सबसे कम दूरी पर। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये सबसे कम समय पर अपनी धुरी में घूमता है, मात्र इसको 10 घंटे का समय लगता है अपनी धुरी पर घूमने के लिए। जो इसका राइट आंसर है सबसे दूरी पर वो आपका ऑप्शन सी आपका वरुण है। वरुण सबसे अधिक दूरी पे बसा हुआ ग्रह है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 24वां क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट आपका ये आपका बुध पहला ऑप्शन है। ये बुध जो है आपका सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसको मात्र 88 दिन लगते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, जो कि बहुत कम समय है। सबसे कम समय है आपका 88 दिन जो बुध लेता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और ये ऐसा ही ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ शुक्र भी ऐसा एक ग्रह है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। आपका 25वां जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा में कई तरह की रेखाएं पाई जाती, धब्बे पाए जाती हैं। ऐसी ही कलाएं किस ऐसे ग्रह में है जिसको आपको बताना है। इसके ऑप्शन दिए हैं मंगल, ऑप्शन बी आपका शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी आपका बृहस्पति। तो जिस तरह चंद्रमा में कलाएं होती हैं उसी तरह आपके बुध में भी कलाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बुध हो जाएगा। ये आज के लिए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने डिस्कस किया। अगले सीरीज में हम ऐसे ही 25 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। जो इसका पार्ट 2 होगा इस वीडियो का वो आएगा जल्द ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, जिससे आपका आज का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। घनत्व वाला ग्रह कौन सा है इसका आप जवाब दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।